देखिए बेटा, ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था जुडिशरी का, जो आपका सिविक्स का एक चैप्टर है। सो आई ऑलरेडी टॉट यू पार्ट 1, दैट पार्ट 1 इज ऑन यूट्यूब चैनल ऑल्सो एंड ऑन योर ग्रुप। जस्ट वॉच दैट पार्ट 1, देन यू जस्ट वॉच दिस पार्ट 2 ऑल्सो। अब पार्ट 2 में जो बचे हुए टॉपिक्स हैं मैं उनको कवर करूंगा। जैसे पहला टॉपिक आपको दिख रहा होगा, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना है। तो अगर आप अपनी बुक, जो आपकी बुक है उसमें भी आप देख सकते हो, तो वहां हाई कोर्ट के बारे में आप ये देखना कि कहां से सर स्टार्ट कर रहा है। तो पेज नंबर 265, जो आपकी बुक है पेज नंबर 265 से आप देखिए, तो वहां से मैं इस पार्ट से पढ़ा रहा हूं। हाई कोर्ट के बारे में क्या पढ़ेंगे भाई? हाई कोर्ट के बारे में ये रखना याद कि स्टेट लेवल पे होता है, हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे होता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि हाई कोर्ट जो है, एक हाई कोर्ट दो स्टेट्स या दो से ज्यादा, सो वन हाई कोर्ट कैन डील वन टू स्टेट्स आर मोर देन टू स्टेट्स, ठीक है ना। तो एक ही हाई कोर्ट दो स्टेट्स को भी हो सकता है, दो से ज्यादा स्टेट्स को भी हो सकता है, एक ही हाई कोर्ट। एग्जाम्पल्स है इंडिया में भी। अब इंडिया में हाई कोर्ट कहां पे काम कर रहा है? फर्स्ट थिंग, इट वर्क्स एट स्टेट लेवल। सेकंड थिंग, क्या बात है, सेकंड थिंग ये हमने सोच लिया कि एक ही हाई कोर्ट दो स्टेट्स को भी डील कर सकता है, दो से ज्यादा को भी। जैसे एग्जांपल हमारे सामने है, पंजाब और हरियाणा जो है, ये दो स्टेट्स है और इनका एक ही हाई कोर्ट है, दैट इज चंडीगढ़ हाई कोर्ट। ये इनका कॉमन कोर्ट हाई कोर्ट है, दो स्टेट्स का कॉमन हाई कोर्ट। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल हम एक नीचे देखेंगे। Another thing is 25 total high courts है इंडिया में। There are 25 total high courts in India. This is another thing that you have to remember. आगे बात करेंगे कंपोजिशन की। कंपोजिशन जैसे मैंने सुप्रीम कोर्ट में कंपोजिशन सिखाया था आप लोगों को। आई टोल्ड यू डियर दैट इन सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, बाकी जजेस भी होते हैं, तो वो मैंने पढ़ाया था वहां पे आपको। टोटल भी मैंने आपको बोला था 34 होते हैं, 33 होते हैं जजेस, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक हो गए 34। ऐसे में हाई कोर्ट में क्या कंपोजिशन होता है? यहां पे भी चीफ जस्टिस होता है और बाकी जजेस होते हैं, अदर जजेस होते हैं। सो नंबर ऑफ जजेस जो है ना, वो वैरी हो सकते हैं स्टेट से स्टेट तक। मतलब यहाँ एक स्टेट में मान के चलिए 10 जजेस होंगे हाई कोर्ट में, दूसरे स्टेट में इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। ये पॉपुलेशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, सेम नंबर नहीं होता है। सो इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एज पर द पॉपुलेशन इज। अब ये जो चीफ जस्टिस होता है ना हाई कोर्ट का, इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट still they are appointed by the president but with consultation of चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जो उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है उसको कंसल्ट करके, और गवर्नर उस स्टेट को उसको कंसल्ट करके, बाकी जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। सिंपली याद रखो, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट के हाथों। उसके बाद जो बाकी जजेस होते हैं उसमें प्रेसिडेंट किन को कंसल्ट करता है? एक तो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, गवर्नर को, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो सुप्रीम कोर्ट का होता है। उसके बाद आपको याद क्या रखना है? रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन थिंग, दैट इज अगर हम देखेंगे हाई कोर्ट, गुवाहाटी का हाई कोर्ट जो है ना, गुवाहाटी आसाम की जो कैपिटल है। अब गुवाहाटी का जो हाई कोर्ट है ना, वो देखो कितने सारे स्टेट्स को एक ही हाई कोर्ट है। आसाम है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, एपी अरुणाचल प्रदेश है। ऊपर अगर आप पिक्चर को गौर से देखोगे, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कर लो आप, जो मैंने यहाँ पे पिक्चर रखी है, तो इस पे आप थोड़ा सा फोकस कर लो। ये हाई कोर्ट है गुवाहाटी का, ये हाई कोर्ट है गुवाहाटी का। इस पे देखिए बाहर लिखा भी है, हाई कोर्ट ऑफ आसाम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ये देखो एक ही हाई कोर्ट कितने, मैंने ऊपर ही बोला था ना आपको, हाई कोर्ट जो है ये दो स्टेट्स को भी एक हाई कोर्ट हो सकता है, दो से ज्यादा स्टेट्स को भी एक ही हाई कोर्ट हो सकता है, या हाई कोर्ट एक ही स्टेट को भी हो सकता है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम क्वालिफिकेशन की, बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। अब क्वालिफिकेशन मतलब अगर हाई कोर्ट का जज बनना होता है, अगर आपका शौक है कि मैं हाई कोर्ट का जज बनूं, तो उसके लिए कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए जज बनने के लिए, हाई कोर्ट का जज? तो इसके लिए पहला फर्स्ट थिंग इज इजी, दैट इज हाई कोर्ट, आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के। सेकंड थिंग इज आप एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट में 10 साल तक। अगर आप हाई कोर्ट में 10 साल तक एडवोकेट रहे हैं, वकील रहे हैं, तो आपको ये क्वालिफिकेशन आप क्वालिफाई कर, आप मतलब ये आपके लिए एक पॉइंट बनता है हाई कोर्ट का जज बनने के लिए। अनदर थिंग इज टेनोवर और रिमूवल।
अब कितने टाइम तक आप जज रह सकते हो हाई कोर्ट का? सो यू कैन एंजॉय ऑफिस टिल द एज ऑफ 62 ईयर्स। इस एज तक आप हाई कोर्ट के जज रह सकते हो। वहां मैंने बोला था 65 सुप्रीम कोर्ट में, यहां हाई कोर्ट में 62। तो इन दोनों को याद रखिए आप। और हाई कोर्ट का जज जो है ना उसको रिमूव किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, वही वाला प्रोसेस जो सुप्रीम कोर्ट के जज को किया जाता है। तो इसको भी इजी नहीं होता है रिमूव करना, ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, इसके लिए मेजॉरिटी चाहिए और तब जाके इसको आप रिमूव कर सकते हो। अब पावर देखेंगे, पावर जो हाईकोर्ट की पावर क्या है। जैसे सुप्रीम कोर्ट को देखा था आपने, उसके पास था ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, उसके पास एपीलेट ज्यूरिडिक्शन था, एडवाइजरी। वैसे ही हाईकोर्ट जो है ना, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का, नीचे जो कोर्ट्स होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, बाकी लोअर कोर्ट जितने भी होते हैं, उनका हेड होता है हाई कोर्ट। तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन इसके पास होती है, फिर लास्ट में फैसला इसी के हाथ में आता है। स्टेट में जितने भी बाकी सारे कोर्ट्स होते हैं तो उनको महत्व रहना पड़ता है, उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है हाई कोर्ट के ही पास। अब हाई कोर्ट क्या कर रहा है, हाई कोर्ट कैन हियर 3 टाइप ऑफ केसेस, 3 तरह के केसेस ये डील करता है। एक तो सिविल, दूसरा क्रिमिनल एंड द थर्ड वन इज रेवेन्यू। 3 तरह के केसेस ये डील कर रहा है हाई कोर्ट। उसके बाद यहां पे देखेंगे और एक टॉपिक है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कौन से होते हैं, हाई कोर्ट के नीचे जो होते हैं। मैंने आपको इससे पहले वाली पिक्चर में आपको दिखाया था, मैंने बोला था सुप्रीम कोर्ट ऊपर होता है, इसके नीचे हाई कोर्ट होता है, फिर इसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है। मतलब इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, इसमें बाकी लोक अदालत बाकी सारे आते हैं, न्याय पंचायत वगैरह, वो देखेंगे आगे आगे। तो अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करेंगे भाई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करेंगे। हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट्स लगे होते हैं, तो जिनको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बोलते हैं। देखो आपको तो पता है इंडिया जो है ना डिवाइड इनटू स्टेट्स में, स्टेट्स में हाई कोर्ट लगे हुए हैं। तो अब स्टेट्स में डिवाइड है डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में भी कोर्ट्स लगे हुए हैं, जहां पे डिस्ट्रिक्ट जज बैठा होता है, डिस्ट्रिक्ट जज बैठा होता है, और इसको कहते हैं हाईएस्ट जज, जो डील कर रहा होता है सिविल केसेस के साथ, और जो क्रिमिनल केसेस के साथ डील करेगा उसको बोलते हैं सेशन जज। देखो जज एक ही होता है डिस्ट्रिक्ट में, अब अगर इसके पास क्रिमिनल केसेस आ गए उस टाइम इसको बोला जाता है सेशन जज, अगर इसके पास सिविल केसेस आते हैं उसको बोलते हैं फिर उस टाइम डिस्ट्रिक्ट जज। आपको बात आई समझ? मान के चले जो ही आप कभी कभार सुनोगे ना सेशन जज, तो जान लेना कि इसके पास क्रिमिनल केसेस आए हैं। ये थोड़ा सा काम प्रोसीजर बदलने के बाद नाम भी बदलता है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? एक ही बंदा है, तो डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है ना, अगर इसके पास सिविल केस आए तो एक बात, अगर क्रिमिनल केस इसके पास आए तो इसके बाद इसको बोला जाता है, उस टाइम इसको बोला जाता है सेशन जज, ठीक है। आगे बात करेंगे, रेवेन्यू कोर्ट्स की बात करेंगे। अभी तो फिलहाल जम्मू कश्मीर में रेवेन्यू कोर्ट्स वगैरह, रेवेन्यू कोर्ट्स तो है यहाँ पे। अब रेवेन्यू कोर्ट्स की बात करेंगे हम। रेवेन्यू कोर्ट्स आर द कोर्ट्स दैट आर रिलेटेड विद द मैटर्स ऑफ पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। जब भी रेवेन्यू का कोई पंगा होगा, डिस्प्यूट होगा, तो वहां पे जिन कोर्ट्स में रेवेन्यू रिलेटेड इश्यूज को डील किया जाए उनको बोलते हैं रेवेन्यू कोर्ट्स। जैसे हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट, अगर हम स्टेट की बात करेंगे, स्टेट में जो हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट होता है ना उसको बोला जाता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सो हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट जो स्टेट का होता है उसको क्या बोला जाता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो इसके बाद न्याय पंचायत की बात करेंगे हम, न्याय पंचायत की बात करेंगे। ये क्या होता है न्याय पंचायत? तो ये न्याय पंचायत रूरल एरियाज में होता है। रूरल एरिया जैसे अभी जम्मू कश्मीर में ये अभी इंप्लीमेंट नहीं है, तो न्याय पंचायत जो है ना ये रूरल एरियाज में होता है, गांव में देहात में होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्मॉल लॉ कोर्ट्स होते हैं जो डील कर रहे होते हैं छोटे छोटे केसेस के साथ, माइनर केसेस के साथ। तो मान के चले गांव में कोई पंगा हो गया, 2 आदमियों के दरमियान या 2 ग्रुप्स के दरमियान, कोई मामूली सा मसला है, घर में कोई डोमेस्टिक वायलेंस है, कोई मामूली सा मसला है, फिर ये जाते हैं न्याय पंचायत के पास और वो वहां पे इनको सॉल्व कर रहे हो डिस्प्यूट्स को, ठीक है। अगर वहां से सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर वो आगे जा सकते हैं, एपीलेट ज्यूरिडिक्शन जिसको हम कहते हैं, वो आगे जा सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं बोल रहा हूँ गांव में भी कोर्ट्स लगे होते हैं और जो माइनर केस के साथ डील कर रहे होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है न्याय पंचायत का, दे सॉल्व द माइनर डिस्प्यूट, छोटे छोटे जो तनाजे होते हैं, जो छोटे छोटे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको ये सॉल्व कर रहे हैं। देन अनदर थिंग इज इफ दे फाउंड एनीवन गिल्टी, अगर किसी इनको लगे कि भाई ये बंदा जो है गलत है, दूसरा बंदा ठीक है, जो गलत है ये दे कैन इम्पोज स्मॉल फाइन्स, ये इस बंदे पे जो गलत होता है, जो कन्विक्टेड होता है, इसके ऊपर मामूली सा जुर्माना भी लगा सकते हैं। और ये जो ये न्याय पंचायत होता है ना, इट सर्व्स 3 to 4 विलेजेस, 3 या 4 विलेजेस का एक न्याय पंचायत होता है।
तो ये याद रखना आप। अभी तो फिलहाल जम्मू कश्मीर में मैंने बोला कि अभी ये इंप्लीमेंटेड नहीं है। आगे देखेंगे हम लोक अदालत की बात करेंगे। लोक अदालत और एक टॉपिक है आपकी बुक में। इसका मतलब क्या होता है? लोक से मतलब ये होता है लोग, पीपल, हम। अदालत से मतलब कोर्ट। इसका मतलब लोक अदालत का और एक मतलब है पीपल इज कोर्ट। याद रखना, लोक अदालत का और एक मतलब है पीपल इज कोर्ट। अब ये लोक अदालत जो है ना, ये क्या कर रहे हैं? ये मिनिमाइज कर रहा है बर्डन बाकी कोर्ट्स का। जैसे कोर्ट्स में काफी सारे केसेस होते हैं, काफी सारा वर्क होता है, कोर्ट्स बर्डन होता है काफी ज्यादा। अब अगर लोक अदालत को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। अब लोक अदालत जो है, जब लोक अदालत आया वजूद में, तो उसके बाद क्या होता है? ये बर्डन जो बाकी कोर्ट्स का है ना, वो कम होने लगा है। जब यहां पे फैसले होते हैं, यहां पे केसेस होते हैं, यहां पे सॉल्व होते हैं केसेस, तो उसके बाद बाकी कोर्ट्स पे इतना ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। सो फर्स्ट थिंग इज लोक अदालत मिनिमाइज बर्डन ऑन अदर कोर्ट्स, दिस इज द फर्स्ट थिंग। और लोक अदालत में कौन होता है? दीज लोक अदालत आर प्रेजाइडेड ओवर बाय द रिटायर्ड जजेस। इसमें रिटायर्ड जज होता है। लोग, अगर आप लोक अदालत में जाना चाहते हो, कोई पंगा हुआ है, आप लोक अदालत में जाना चाहते हो, फर्स्ट थिंग इज यू शुड बी वॉलंटियरली रेडी। पहले आप रेडी होने चाहिए कि मैं लोक अदालत में जाऊं। तो उसके बाद वहां पर रिटायर्ड जजेस होते हैं। जज मतलब एक्सपर्ट इन लॉ, जैसे मतलब भी होता है ना एक्सपर्ट इन लॉ, ये भी एक्सपर्ट होते हैं भाई, रिटायर होते हैं एक्सपर्ट इन लॉ। इनको तो ज्यादा ही महारत होती है, तो ये लॉ में एक्सपर्ट होते हैं, ये बैठे होते हैं। अगर आप ये देखिए आपके बुक में लिखा है फर्स्ट लोक अदालत वाज हेल्ड इन दिल्ली। तो पहला लोक अदालत जो है ना, वो कहां पे हुआ था? दिल्ली में। कब हुआ था? 1985 में हुआ था पहला लोक अदालत, जिसमें लोग वॉलंटियरली जाते हैं, बोलते हैं मेरा ये मसला है, मेरी बीवी के साथ ये झगड़ा हुआ है, वो हुआ है। अगर ये मसले हैं तो आप जा सकते हो लोक अदालत में वॉलंटियरली। दोनों पार्टीज यहाँ पे रेडी होने चाहिए। जिस पार्टी जिसके साथ आपको डिस्प्यूट हुआ है वो भी रेडी होना चाहिए, तब जाके आप लोक अदालत में जाओगे और आपका केस सुना जाएगा वहां पे। तो 1985 में दिल्ली में पहली बार ये हुआ था, और सिंगल डे में 150 केसेस को सुना गया, और सिंगल डे में 150 केसेस को सेटल भी किया गया। केसेस काफी सारे सुने गए, 150 केसेस को वहां पे सेटल किया गया। तो इसका मतलब होता है, और एक बात, लोक अदालत में आपको एडवोकेट की जरूरत नहीं होती है। अगर आप ऐसे में अदालत में जाओगे, हाई कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाओगे, यू नीड एडवोकेट। आपको वकील करना पड़ेगा जो आपकी बात को आगे पहुंचाएगा। बट इन लोक अदालत देयर इज नो नीड ऑफ एडवोकेट। वहां पे आपको वकील की जरूरत नहीं है। वहां आप सीधे जाओगे, वहां जज बैठा होता है सामने, रिटायर्ड जज होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आपकी बात को सुनेंगे। उसके बाद आपका जो पार्टनर होता है, जिसके साथ लड़ाई हुई है खुदा ना खास्ता, या जिसके साथ जो भी मसला होता है ना, वो सुनेगा दोनों की बातें। दोनों की बातें सुनने के बाद वो फैसला देगा। रेडी हो आप, राजी हो गए तो डन, अगर नहीं है तो देन यू कैन मूव टू अदर कोर्ट्स आल्सो। ये होता है लोक अदालत, लेकिन काफी सारे यहाँ पे मसले हल भी होते हैं। सो दिस इज अ गुड थिंग। अब इसके बाद है और एक टॉपिक, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सिंपली याद रखो PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मतलब पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? सीधे पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब होता है कि एज ए होल अगर देखेंगे हम, लोगों की बहबूदी के लिए अगर आप लिटिगेशन कर रहे हो, फाइल केस कर रहे हो कोर्ट में, चाहे आप लोअर कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, या आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें, अगर आप फाइल कर रहे हो लोगों की बहबूदी के लिए, लोगों के इंटरेस्ट के लिए, उसको बोला जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये भी इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। इंडिया का ये अपना नहीं था, लेकिन इंट्रोड्यूस किया गया, और ये किसका था, क्या था, वो हम आगे देखेंगे। सो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है ना, अगर देखा जाए इसके पीछे जो राज जो है ना, सो वी हैव टू लर्न फ्रॉम हियर, पीपल ऑफ आवर कंट्री दे डू नॉट हैव एक्सेस टू कोर्ट्स। बहुत सारे लोग जो है ना वो कोर्ट नहीं जा पाते हैं, नॉलेज नहीं होती है, पता नहीं होता करना क्या है क्या नहीं करना है, तो बहुत सारे लोग परेशान होते हैं और टाइम भी नहीं होता है। तो कोर्ट्स में जाने के लिए यू नीड लॉट ऑफ टाइम, यू नीड मनी ऑल्सो, काफी पैसा भी होना चाहिए वकील के पास। तो आप कोर्ट्स में जा सकते हो, केस कर सकते हो, बट देर आपके पास टाइम भी होना चाहिए और आपके पास पैसे भी होने चाहिए। अब इन चीजों को डील करने के लिए क्या होता है कि इंडिया में PIL को इंट्रोड्यूस किया गया। अगर आपके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है, आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, घर बैठे बैठे भी आप केस कर सकते हो। बस इतना याद रखो, आप घर बैठे बैठे केस कर सकते हो किसी के खिलाफ। तो इसको बोलते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये ऑनलाइन सारा होता है, और इसके लिए वेबसाइट पे जाना होता है, वहां पे फॉर्म भरना पड़ता है। आप वकील भी कर सकते हो, उसको फिर उसकी लाइसेंस नंबर भरना पड़ता है। ये बड़ा एक डिटेल्ड टॉपिक है। सो मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं कि आप घर बैठे बैठे केस कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपके पास पैसा भी नहीं है, और कम कीमत पे ये केस होता है। 50 रुपीज इसका फीस होता है। तो आप देखेंगे आगे
पीआईएल के बारे में और भी बातें करेंगे हम। सो पीआईएल को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, कब किया गया? 1980 में। अब इसका मतलब इंडिया का अपना कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कहां से लाया गया? यूएसए से लाया गया। सो ऑरिजिनेटेड फ्रॉम यूएसए, this PIL originated from USA and this was introduced in India 1980 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। सो नंबर अब देखेंगे नंबर ऑफ केसेस जो है ना, बहुत सारे केसेस PIL के जरिए से सक्सेसफुल रहे हैं, कामयाब हो गए और काफी सारे लोगों को इंसाफ भी मिला है PIL के जरिए से। रिट की जाती है और उसके बाद इंसाफ मिला जाता है इसके जरिए से भी। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, आपके बुक वाले ने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी है, जो आपके लॉन्गमैन विस्तास पियर्सन की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। इसमें एक एग्जाम्पल दी है रिसेंटली, अगर देखा जाए 2018, ये रिसेंटली एक वाक़ा हुआ है और इसके जरिए से आप समझ सकते हो PIL कितना इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली 2018 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक जजमेंट पास किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वुमेन है 10 से 50 इयर्स एज जिस वुमेन की होगी, वो जा सकते हैं टेंपल में। तो क्या था इसके पीछे राज, सारी बातें हम सुनेंगे। देखो क्या था, 10 to 50 इयर्स एज जो वुमेन थी, दे वर नॉट अलाउड इन सबरीमाला टेंपल केरला। तो उनको एंटर नहीं होने देते थे केरला में जो सबरीमाला टेंपल है वहां पे जाने नहीं देते थे। 10 to 50 इयर्स एज जो वुमेन थी उनको जाने नहीं देते थे, तो बैन थी वहां पे वुमेन्स की। और वुमेन क्या चाह रही थी, भाई ये बैन जो है ना हटनी चाहिए, हम भी जाए वहां पे, हमें भी राइट टू फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी है। सो वी वांट टू गो देयर इन सबरीमाला टेंपल। सो व्हाई वी आर बीइंग डिनाइड दिस थिंग्स, तो हमें इन चीजों से रोका क्यों जाता है? तो इसके लिए क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने अब PIL को फाइल किया गया। अब किसने फाइल किया वो आगे देखेंगे हम। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखा, इस केस को देखा, बोला भाई दिस इज अ वायलेशन अगेंस्ट फंडामेंटल राइट, ये तो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ भी है। तो इसको बड़े संजीदगी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने देखा। सो केस वाज फाइल्ड बाय इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन, इन लोगों ने केस को फाइल किया था ऑनलाइन ऐसे PIL करके, ऑन बिहाफ ऑफ वुमेन। देखो वहां की सारी औरतें तो नहीं गई केस करने के लिए, किसी बंदे ने इनके इंटरेस्ट में केस कर दिया, किसी बंदे ने क्या, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने केस फाइल कर दिया सब वुमेन के इंटरेस्ट में, और इनको इंसाफ मिला। सो ये हो गया एक एग्जाम्पल। अनदर एग्जाम्पल इज बिगिनिंग ऑफ मिड डे मील स्कीम। जो आपको मिड डे मील स्कीम आपको दिख रही है ना, सारे गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील स्कीम, ये भी आई है इसी के ये भी आई है थ्रू दिस PIL के जरिए से ये मिड डे मील स्कीम जो है ना ये भी आई है। उसके बाद आगे बात करेंगे हम रिलीज ऑफ प्रिजनर्स इन बिहार। तो बिहार में जो है ना, बिहार में बहुत सारे कैदियों को छुड़ाया गया, क्योंकि उनको जो टाइम हुआ था, जो उनको पनिशमेंट मिली थी वो टाइम हुआ था, लेकिन फिर भी वो बंद थे। तो PIL के जरिए से उनको भी उस जेल से छुड़ाया गया। सो दे वर इन द जेल बियॉन्ड देयर पनिशमेंट टर्म। तो जो उनको टर्म दिया गया था, सजा के लिए जो टर्म दिया गया था, उससे ज्यादा उनको जेल में रखा गया था। PIL फाइल किया गया और उनको बोला गया भाई इनको आप रहा कर दो। इसी तरह से अगर आपको लग रहा है सोसाइटी में कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, अनपोल्यूटेड वाटर है, ये क्लीन एयर नहीं है, पोल्यूटेड वाटर है, तो ऐसे में कोई बहुत सारी प्रॉब्लम होते हैं सोसाइटी में। सो यू कैन ऑल्सो फाइल केस थ्रू PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ये सारा कुछ था इस लेसन के बारे में। अब वहां पे रिकैप पड़ा हुआ है आपकी बुक पे। आई होप दैट यू विल लर्न ऑल दोस पॉइंट्स दैट आर मेंशन्ड इन द रिकैप। उनको अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि सारे लेसन का क्रैक्स होता है भाई। अब इसको अच्छे से रिकैप को पढ़िए आप, उसके बाद बुक वर्क को आप अच्छे से करिए। यहाँ पे बुक वर्क खुद करनी है आपको, बहुत सारे जो